हेलो वीवर, आज हम लोग के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। जो क्रॉनिकल मासिक पत्रिका है उसका राष्ट्रीय मुद्दे को देखेंगे, जो क्या क्या करंट में न्यूज है और इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखिए दिया है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24 और 25 मई 2023 को किया गया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से राज्यों में ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को कागज रहित बनाना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नीवा के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, ठीक ना। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय और परक कार्यशाला का आयोजन। अब शिक्षा मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 22 मई 2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस योजना का मुख्य घटक परख है, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख को एनसीईआरटी के अंतर्गत एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। अब देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है परख का गठन इसी उद्देश्य से किया गया ताकि वह राज्यों के बीच गुणवत्ता में एक समानता ला सके। परख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लेकर आने का कार्य करेगा। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम मानकों, ग्रेडिंग सिस्टम, मूल्यांकन पद्धतियों को संरेखित करना ताकि सभी बोर्डों में प्राप्त प्रमाण पत्रों और ग्रेड की विश्वसनीयता और मान्यता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। कार्यशाला में शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटकर परीक्षा संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। परख का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। परख का फुल फॉर्म जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। परख को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के तहत जो है संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने का काम करेगा और यह ढांचा शिक्षा पर जो है राष्ट्रीय नीति एनईपी 2020 द्वारा परिकल्पित रटंत सीखने पर, ये देखिए हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया। रटंत सीखने, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये जो है कि रटंत सीखने के स्थान पर समझ पर बल देती है। हमको लग रहा है कि रटंत सीखने पर जोर देने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा हमको लग रहा है मिसप्रिंट हो गया होगा, इस पर बल नहीं देती है और ये आप लोग सुधार लीजिएगा। हो सकता है छपने में कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर स्वयं सहायक समूह कुदुम बसरी का रजत जयंती समारोह हुआ है। स्वयं सहायक समूह कुदुमश्री का रजत जयंती समारोह हुआ है। इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, बस देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि आप लोगों को जो है कि फालतू हर चीज़ें नहीं पढ़ा जाता है, मतलब हर चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंडिकेट कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मई 2023 को केरल की अपनी पहली यात्रा में देश के सबसे बड़े स्वयं सहायक समूह नेटवर्क कुदुमश्री देश के सबसे बड़े स्वयं सहायक समूह नेटवर्क कुदुमश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कुदुमश्री की रजत जयंती कार्यक्रम ने अपनी उपलब्धियों का आकलन करने, सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता जाँच और सतत विकास लक्ष्यों की योजना बनाने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुवाडू नामक एक पुस्तिका भी जारी की। ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुवाडू नामक पुस्तिका कहाँ जारी की थी, मतलब केरल में अपनी पहली यात्रा के दौरान जो है देश के सबसे बड़े स्वयं सहायक समूह नेटवर्क कौन सा है, कुदुमश्री की रजत जयंती कार्यक्रम ने अपनी उपलब्धियों का आकलन करने और सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता जांचने के और सतत विकास लक्ष्यों की योजना बनाने का अवसर प्रदान किया। ठीक, ये आप पढ़ लिए हैं।
फिर ये आपको ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने चुआडू नामक एक पुस्तिका भी जारी की थी, जिसमें कुदुम्श्री के विचारों और उपलब्धियों को प्रकाश डाला गया है। ठीक, यह पुस्तिका संगठन के भविष्य के लिए रोडमैप प्रदान करती है, इसकी प्रगति को प्रदर्शित करती है और इसके भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। संकट के समय सहायता प्रदान करने का कुदुम्श्री का उल्लेखनीय इतिहास रहा है। केरल के हाल के बाढ़ के दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 7 करोड़ रुपए दान दिया। कुदुम्श्री के सदस्य जो स्वयं बाढ़ के प्रभावित थे, सक्रिय रूप से 0.15 मिलियन से अधिक बाढ़ प्रभावित घरों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता में भाग लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान कुदुम्श्री ने राज्य भर में जन की होटल की स्थापना की, जो जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता भोजन प्रदान करता है। कुदुम्श्री का काम महिला सशक्तिकरण, गरीब उन्मूलन, सामाजिक विकास के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कुदुम्श्री का क्या उद्देश्य है, इसका काम क्या है। इसका काम जो है कि महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक विकास के इर्द गिर्द घूमता है। फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। क्या है भाई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24 मई 2023 को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान 5.1 उड़े देश का अहम नागरिक योजना लॉन्च की है। ये क्षेत्र संपर्क योजना, यदि एक चीज़ ध्यान दीजिए, उड़ान योजना क्या है, एक क्षेत्र संपर्क योजना है, ठीक है, और क्षेत्रीय योजना है, ये ध्यान दीजिएगा। यह क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का 5वां संस्करण है। इसे हेलीकॉप्टर रूट के लिए डिजाइन किया गया है। जो उड़ान 1.0 या 2.0 जो भी है, उसे जो है कि वो जो है कि एरोप्लेन का है, मतलब जहाज जो है उसके लिए था, लेकिन ये जो है कि ये हेलीकॉप्टर रूट लाइन के लिए तैयार किया गया योजना है 5.1, ठीक ना। यह क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का 5वां संस्करण, इसे हेलीकॉप्टर रूट के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ान को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए विमान किराया सीमा को 25% तक कम कर दिया गया है। ऑपरेटरों के लिए संचालन के दायरे में वृद्धि होगी और जिससे अब उन मार्गों की अनुमति भी दी जाएगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में है। मार्गों के संचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सिंगल और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के लिए ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप में काफ़ी वृद्धि की गई है। उड़ान योजना, इसका बेसिक नॉलेज देख लीजिए, जान लीजिए। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, देखिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभप्रद हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। सागर परिक्रमा यात्रा 4, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 जो है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 17 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया था। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का उद्घाटन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक तटीय शहर करंजा में हुआ था। कहाँ हुआ था? करंजा में। सागर परिक्रमा के इस चरण का उद्देश्य मछुआरों अन्य हितधारकों के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस व्यापक अन्वेषण का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और व्यापार, कृषि और शिक्षा में इन क्षेत्रों के महत्व को उजागर करना है। फिर देख लिए सागर परिक्रमा का चरण 5 में एक व्यापक मार्ग शामिल है, जिसमें कई तटीय क्षेत्र शामिल है। इस सागर परिक्रमा यात्रा में गेटवे ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले में, करंजा रत्नगिरी जिले में, मीरकरवाड़ा सिंधु दुर्ग जिले में, देवगढ़ दक्षिण गोवा में, मालवन और वास्को मुगांव और कैनाकोना जैसे प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा शामिल है। सागर परिक्रमा यात्रा के इस चरण में गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दक्षिण गोवा जिले का दौरा शामिल है। सागर परिक्रमा यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। इस पहल ने गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 स्थानों को सफलतापूर्वक कवर किया है। अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 जो अभी जो है माथापच्ची कर रहा है अरविंद केजरीवाल,
ये मेंस का टॉपिक है, इसे आप लोग मेंस में देखिएगा। फिलहाल प्री का बिंदु देख लीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जारी किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। अब यही प्राधिकरण दिल्ली राज्य क्षेत्र में कार्यरत समूह क और दानिक अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित सिफारिश करेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। इस प्राधिकरण का अध्यक्षता कौन करेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री करेगा। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक, प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। सहमति न बन पाने की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। ठीक, महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हो गया। महाराष्ट्र जो है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हो गया। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह और लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय, पारदर्शी बनाने के लिए 19 मई 2023 को इसे मंजूरी दी। सुशासन नियम में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया गया। नियमन से नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय पर उपलब्ध होंगी और तथा लोक शिकायतों का तेजी से निवारण होगा। राज्य सरकार ने ऐसे 61 विभागों को चिन्हित किया है जिनके कार्य निष्पादन के आधार पर सुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 3.0% वित्तीय सहायता। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता की घोषणा की है। बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय ने 22 मई 2023 को कहा कि वह हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता देगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के मुन्नार में हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदम्बरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे। ठीक ना। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, वीओ, चिदम्बरनार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए 2-2 टग खरीदे जाएंगे। रिवर सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा और जवाहरलाल नेहरू ट्यूरिकोरिन बंदरगाह अगले वर्ष तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे। ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू और ट्यूरिकोरिन जो 2 बंदरगाह हैं, इसे अगले वर्ष स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे। ग्रीन शिपिंग क्या है? ग्रीन शिपिंग तब होता है जब जहाज़ों का उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधन ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाज़ों के माध्यम से ले जाया जाता है। ग्रीन शिपिंग उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन उपकरण प्रबंधन को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देता है। अब देखिए, एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 19 मई 2023 को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग 2023 की अध्यक्षता की और भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इस 41वें संस्करण की मेजबानी की। इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत और विश्व भर में विकास, व्यापार और निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना है। इस आयोजन का विषय एक सतत भविष्य में प्रवेश था। क्या है? एक सतत भविष्य में प्रवेश था। सम्मेलन में 7 सदस्य देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारी के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। भारत रसायनों और पेट्रोकेमिकल की वैश्विक आपूर्ति में विश्व में एक विश्वसनीय भागीदारी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का यह सम्मेलन 7 सदस्य देशों जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाएगा। अब आप इनको अब ये दिया है। अब इसमें जो है कि आपको जो है कि सबकी राजधानियाँ जाना। मलेशिया का राजधानी क्या है, कोरिया क्या है, जापान का क्या है, ताइवान का, थाईलैंड का क्या है और सिंगापुर का। इसकी राजधानी आपको पता करना है। यह एशिया प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उद्योग के पेशेवरों, विशेषज्ञों, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है। रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन
ये भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का शीर्ष मंच है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और अर्जुन राम मेघवाल नए विधि मंत्री बने हैं, ये देख लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया, ये भी देख लीजिए, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आइए, पेंशन और पेंशनभोगियों कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है। अब मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को, ठीक ना, नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह मेरी लाइफ काप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो ना समझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। मेरी लाइफ ऐप का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रगति ट्रैकिंग में क्रांति लाना है। इस ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में की गई सामान्य क्रियाओं का जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह एक वैश्विक जन आंदोलन का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है या प्रेरित है। मिशन लाइफ, इस मिशन को 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, गुजरात में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इस मिशन को 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, गुजरात के में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सरल, कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है। अब देखिए, यूजीसी ने उत्साह पोर्टल, पीओपी पोर्टल लॉन्च की है। ये नेट में पूछ सकता है, चूँकि शिक्षा से संबंधित है, इसलिए आपके यूपी पीसीएस में, आरओ में भी पूछ सकता है और अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए 16 मई 2023 को 2 नए पोर्टल, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल को लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उत्साह पूछ देगा किससे संबंधित है। ये पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया उत्साह पोर्टल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा संस्थानों में इसकी रणनीतिक पहलों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। उत्साह पोर्टल एक व्यापक मंच है जो उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यूजीसी की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं के अनुरूप इंटरफेस और वर्गीकृत जानकारी छात्रों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों के लिए नेविगेशन करने और प्रासंगिक साधनों को खोजने में आसान बनाती है। पीओपी पोर्टल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के रूप में अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सुगम बनाना है। अब राष्ट्रीय का आप लोग इतना पढ़िएगा, और राष्ट्रीय का अन्य जो चीज़ें हैं वो सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए दूंगा। अभी 2 पेज हैं, तो ये पहला पार्ट है, इसे आप लोग पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है कि हम दूसरी बार बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।